पहर ढले ही अलाम खेल पहुंच पाए थे। वहां की आबादी कम से कम 300-400 घरानों पर मुश्तमिल होगी। कमांडर अब्दुल रशीद का घर ढूंढने में हमें कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी। उसका घर काफी बड़ा था। घर के साथ छोटी 4 दीवारी वाला वसी मदरसा बना हुआ था। घर के दरवाजे पर दस्तक देने पर एक 18-19 साल का लड़का आया। उसकी इस्तफामिया नजरों को देखते हुए सरदार ने पूछा, कमांडर अब्दुल रशीद से मुलाकात हो जाएगी। उसने एक तरफ होकर अंदर आने का रास्ता दिया, आ जाएं। पर्दा सरदार ने औरतों की मौजूदगी के ख्याल से कहने लगा, मगर उसकी बात शुरू होते ही उसने नौजवान से जल्दी से कहा, यहाँ खवातीन नहीं होती, और हम सर हिलाते हुए उसकी मैयत में चल पड़े। वो घर भी मकामी तर्ज तामीर का नमूना था। ऊंची ऊंची और मोटी मिट्टी की बिल्कुल हमवार और सीधी दीवारें, शुमाल मशरकी और जुनूब मगरबी कोने में बने हुए 2 मोर्चे, जिनमें उस वक्त भी एक हथियार बरदार आदमी मौजूद था, और 4 दीवारी के अंदर नीची छत के बने हुए बेशुमार कमरे। दाखिली दरवाजे के साथ कतार में बने हुए बैतुल खला और गुस्ल खाने वाजे कर रहे थे कि वो बस नाम का घर था, वरना उसकी हैसियत एक ट्रेनिंग कैंप जैसी थी। थोड़ी देर बाद हम अब्दुल रशीद के सामने मौजूद थे। उसकी उम्र 40 और 50 के दरमियान थी। कमरे में प्लास्टिक की बिछी चटाई पर 10-12 अफराद मौजूद थे। हमारे सवाल का जवाब देकर उसने इस्तफामिया नजरों से हमारी जानिब देखते हुए बैठने का इशारा किया। गुफ्तगू की इब्तिदा सरदार ने की थी, हम अब्दुल हक साहब के मेहमान हैं। अनवार, मेहमानों के लिए पानी ले आओ। उसने हमें साथ लाने वाले नौजवानों को कहा और हमारी तरफ मुतवज्जे होते हुए कहा, खाना अभी खाना पसंद करेंगे या शाम की नमाज के बाद? सूरज गुरूब होने को था। मैंने जवाब दिया, खाना नमाज के बाद ही खाएंगे। उसी वक्त अनवार नामी नौजवान पानी का जग और गिलास लिया पहुंचा। हमारे पानी पीते ही अब्दुल रशीद ने एक और नौजवान को कहा, अबरार, इन्हें मेहमान खाने के छोटे कमरे में ले जाओ ताकि ये ताज़ा दम होकर नमाज की तैयारी कर सकें। अनवार की ही उम्र के एक लड़के ने आगे बढ़कर हमारी सफरी थैले उठाए और हमारे आगे आगे चल पड़ा। उसके पीछे चलते हुए हम एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां 2-4 चारपाइयां मुतवाजी रखी थी। उनके दरमियान सरहाने की तरफ एक मेज पड़ी थी जिसे दोनों चारपाइयों पर लेटने वाले यकसां इस्तेमाल कर सकते थे। मेज पर पानी का जग और ग्लास रखा हुआ था। चारपाइयों की पायंती की तरफ मिट्टी का एक थड़ा सा बना हुआ था जिस पर खजूर के पत्तों की बनी हुई चटाई रखी थी। मिट्टी का वो थड़ा सामान रखने के लिए था। हमारे थैले उस थड़े पर रख कर अबरार ने कहा, चलें आपको गुस्ल खाना दिखा दूं। अपने हथियार भी उसी थड़े पर रख कर हम दोबारा उसके साथ चल पड़े। शाम का खाना तमाम लोगों ने दस्तरखान बिछाकर एक ही जगह बैठकर खाया था। खाने के बाद हमने कमांडर अब्दुल रशीद के कमरे में बैठकर गर्मा गर्म कहवा पिया और इशा की नमाज तक वहीं बैठे उनकी गुफ्तगू सुनते रहे। कमांडर ने हमें कुरेदने की बिल्कुल कोशिश नहीं की थी। इशा की नमाज के बाद कमांडर ने हमें खुद ही आराम का मशवरा देकर पूछने की जहमत से बचा लिया था। हम सारे दिन के थके हुए थे, इसलिए आपस में गपशप के बगैर ही सो गए। वहाँ नमाज छोड़ने का कोई तसव्वुर नहीं था, इसलिए मुंह अंधेरे हम भी उठकर गुस्ल खानों की तरफ बढ़ गए थे। तुलुए आफ्ताब के बाद एक बार फिर दस्तरखान बिछा कर नाश्ता किया गया, जिसमें रात की बची हुई दाल का सालन, बासी और ताज़ा रोटियां शामिल थीं। हमारे अलावा सब कहवे ही से लुत्फानंदोज हो रहे थे। अलबत्ता हमारी मर्जी मालूम करके उन्होंने हमारे लिए दूध वाली चाय बना दी थी। वो दिन भी हमने वहीं आराम करते गुजारा था। अब्दुल हक की आमद से पहले मैं कोई काम नहीं करना चाहता था। अब्दुल हक और उसके साथी कहीं शाम के वक्त ही पहुंच पाए थे। हम उस वक्त शाम की नमाज के लिए रवाना हो रहे थे जब वो घर में दाखिल हुए। अब्दुल हक के अलावा हर आदमी ने 2-2 क्लैशनकोफें उठाई हुई थी। मुझे देखकर खुशी हुई थी कि उन्हें हमारी छुपाई हुई क्लैशनकोफें मिल गई थी। वो पांचों हमें बड़ी मोहब्बत से मिले थे। गुफ्तगू का वक्त नहीं था, इसलिए हम मस्जिद की तरफ बढ़ गए। रात को अब्दुल हक हमारे कमरे में ही गपशप के लिए आ गया था। उसकी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही था कि हम वहाँ जब तक चाहे रह सकते हैं, और जो रूखी सूखी वो खा रहे थे वो हमारे लिए भी हाजिर थी। उसके साथ वो हमें कबील खान के आदमियों से मोहतात रहने की बाबत भी जोर देता रहा। हमारी असलियत फकत इन्हीं 5 आदमियों को मालूम थी जो हमें रास्ते में मिले थे। अलबत्ता अब्दुल रशीद को हमारी असलियत से आगाह करने की इजाजत अब्दुल हक ने खुद मांगी और बगैर किसी रद्दोकत के मैंने इस बात में सर हिला दिया। गुज़श्ता रात और पूरा दिन हमने आराम ही में गुजारा, इसलिए अब्दुल हक के जाने के बाद भी हम काफी देर तक गपशप करते रहे। धीमी आवाज में हम कबील खान तक पहुंचने का मंसूबा भी तश्कील देते रहे। अगली सुबह नाश्ते के बाद हम फकत पिस्तौल अपने हमरा रखते हुए वहां से निकल आए। क्लैशनकोफ और ड्रैगनोव को साथ लिए फिरने की जरूरत फिलहाल नहीं थी। सबसे पहले हमने कबील खान का कलानुमा घर देखा और फिर अलाम खेल का चप्पा चप्पा देख डाला। दिन को हम गाँव के मज़ाफात में निकल गए। पहाड़ी के दामन में लकड़ियां काटते एक बूढ़े के साथ बैठकर हमने दोपहर का खाना खाया। बातों बातों में उसने हमें काफी मुफीद मालूमात पहुंचाई थी। कबील खान का खास आदमी रोशन खान वहीं मौजूद था। उसके इलाज मुआलजे के लिए मकीन से एक डॉक्टर को बुलाया गया था।
फायर लगने से उसके पांव का पूरा पंजा ही गायब हो गया था। मेरी निशानेबाजी के अफसाने भी न जाने कैसे उस बूढ़े तक पहुंच गए थे। मालूम यही हुआ था कि वहां से बचकर निकल आने वालों ने मेरी निशानेबाजी को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बयान कर दिया था। और ये तो इंसान की फितरत है कि जिस चीज से मुतासिर हो जाए वो हर मिलने वाले को उससे मुतासिर करने की कोशिश करता है, और इस कोशिश में मुबालगा आराई से भी बाज नहीं आता। अपनी निशानेबाजी की सलाहियत का खुद मुझे भी इदराक था, लेकिन जो कारनामे मुझसे उस बूढ़े ने मंसूब किए थे उस तरह होने का मैं बस ख्वाब ही देख सकता था। बूढ़े बाबा ने लकड़ियां तो काटी हुई थी, अलबत्ता लकड़ियों को बांधने और गधे पर लादने में हमने उसकी पूरी मदद की। उसके जाते ही सरदार ने कहकहा लगाकर कहा, लो राजा साहब, तुम्हारी शोहरत तुमसे पहले ही कबील खान क्या इसके पूरे गांव तक पहुंच गई है। वैसे मुझे ये बताओ कि तुम्हारी गोली घूम फिर कर पत्थर के अकब में छुपे आदमी को कैसे लगती है? इस फन का मुजाहिरा कभी तुमने मेरे सामने नहीं किया। मैंने जवाबी मुस्कुराहट उछालते हुए कहा, सुनते रहो खान साहब, यही दुनिया की रीत है। अब 50 के करीब आदमी 2 आदमियों को पकड़ कर न ला सके तो आखिर उन्हें कोई बहाना तो खड़ना था। वो बोला, वैसे एक बात का तो मैं शाहिद हूँ, सिवाय रोशन खान के तुमने हर आदमी के सर ही में गोली मारी है। औरंगजेब साहब भी यही बता रहे थे कि शुमाल की जानिब मौजूद तमाम लाशों के चेहरे सर में गोली लगने की वजह से नाकाबिले शनाख्त थे। यूं भी M107 की जालिम गोली सर को तरबूज की तरह टुकड़ों में तब्दील कर देती है। मैंने कहा, अब तो सर पर निशाना साधने की आदत हो गई है, न जाने क्यों मुझे ये लगता है कि मेरी गोली खता नहीं जाएगी। उसने कहा, अच्छा, गुल बाबा ने काफी मुफीद मालूमात बताई हैं, अब आगे का क्या सोचा है? मैंने कहा, मेरा ख्याल है कि खाइस्ता गुल पर हाथ डालते हैं। खाइस्ता गुल कबील खान की हवेली का मुंतजिम था और उसकी गैर मौजूदगी में हवेली का करता धरता वही था। रिश्ते में वो कबील खान का साला लगता था। कबील खान ने 2 शादियां की थी और खाइस्ता गुल उसकी छोटी बीवी का बड़ा भाई था। ये सारी मालूमात हमें लकड़ियों वाले जेड गुल खान से मिली थी। उसके कहने के मुताबिक खाइस्ता गुल सोमवार और जुमेरात को सामान वगैरह की खरीदारी के लिए अंगोर अड्डे जाता है और उस वक्त उसके हमरा सिर्फ 2 मुहाफिज होते हैं। सरदार पूछने लगा, क्या खाइस्ता गुल कबील खान की दहशत गर्दाना कार्रवाइयों के बारे में जानता होगा? मैंने हैरानी भरे लहजे में कहा, उसकी दहशत गर्दी जब आम लोगों से नहीं छुपी तो खाइस्ता गुल को क्यों नहीं पता होगा? सरदार ने जल्दी से वजाहत की, नहीं, मेरा मतलब है उसके खुफिया मंसूबों और छुपने की जगह वगैरह से। मैंने कहा, बज़ाहिर तो यही लगता है कि उसे पता होगा, क्योंकि इतने करीबी आदमी को तो राजदार होना चाहिए। यूं भी बाबा जिड़ गुल यही बता रहा था कि खाइस्ता गुल कबील खान का बहुत चहीता है। सरदार ने मानी खेज लहजे में कहा, आज बुध है। मैंने कहा, चलो फिर रास्ते का जायजा लेते हैं, अगर कोई मुनासिब जगह मिल गई तो कल ही छाप लेते हैं। सरदार ने खुशी भरे लहजे में कहा, बिल्कुल ठीक है। मैंने हंसते हुए कहा, तुम्हें शायद जापान जाने की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। सरदार ने गोया साफ गोई से एतराफ करते हुए कहा, इसमें शुबा ही क्या है? मैंने कहा, अब की ना मर्दों वाली बात, और मैंने जाने की समत कदम बढ़ा दिए। 2-2.5 घंटे सड़क नापने के बाद हमें ऐसी जगह मिल गई थी जहां हम खाइस्ता गुल की गाड़ी पर घात लगा सकते थे। जब हम अपने मेजबान के घर वापस पहुंचे तो शाम की अजान क्या नमाज भी हो चुकी थी। इशा की नमाज के बाद हम कमांडर अब्दुल हक के कमरे में चले गए। वो जमीन पर बिछी प्लास्टिक की चटाई के ऊपर उसने अपना बिस्तर लगाया हुआ था, बल्कि मेहमानों के 2 कमरों के अलावा हमने वहां चारपाई नहीं देखी थी। तमाम जमीन पर ही बिस्तर लगाकर सोते थे। हमने इजाजत मांगी, आ जाएं भाई। उसने फौरन अंदर बुला लिया। उसके हमरा एक और आदमी भी मौजूद था जिसे हम नहीं जानते थे। अस्सलाम वालेकुम। अंदर दाखिल होते ही हम सलाम कहकर चटाई पर बैठ गए। ठीक है तारिक, आप फिलहाल जाएं, बाद में बात करते हैं। मैं फिलहाल मेहमानों से थोड़ी गपशप करता हूं। और तारिक नामी आदमी सर हिलाता हुआ रुखसत हो गया। वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुए, सुनाए जीशान साहब, आपका काम कहाँ तक पहुंचा? मैंने जवाबन कहा, अभी तो शुरू भी नहीं किया। उसने खुलूस भरे लहजे में पूछा, मेरे लायक कोई हुक्म हो तो करो। मैंने अपने मतमय नजर की तरफ कदम बढ़ाए, आपसे थोड़ी मालूमात लेना थी। उसने कहा, बेझिझक होकर पूछें। मैंने कहा, कबील खान के साले खाइस्ता गुल को जानते हैं आप? उसने इस बात में सर हिलाया, हाँ देखा हुआ है, एक बार मुलाकात भी हो चुकी है, काफी चलता पुर्जा है। मैंने अगला सवाल पूछा, दिखने में कैसा है? उसने कहा, छोटी दाढ़ी, बारीक मूछें, लंबे घुंघराले बाल, गंदुमी रंगत, दरमियानी कामत, नीली आंखें, तंग पेशानी, सडोल जिस्म और ऊंची नाक। मैंने हंसते हुए उसे रोका, बस काफी है, मैंने रिश्ता नहीं करवाना, बस इतना हो कि 2-3 आदमियों में उसकी पहचान कर सकूं। अब्दुल हक ने पूछा, वैसे उसके बारे में मालूमात की जरूरत क्यों पड़ गई? मैंने कहा, सुना है उसे कबील खान के बारे में मुकम्मल मालूमात होती हैं। वो बोला, कुछ कह नहीं सकता, असल में हमें कबील खान के बारे में जानने की कभी जरूरत नहीं पड़ी। वो क्या कहते हैं, जिस गाँव में न जाना हो उसका रास्ता पूछने से क्या हासिल? मैंने कहा, बिल्कुल ठीक। हम घंटा भर मजीद कमांडर अब्दुल हक से गप करने के बाद उससे इजाजत लेकर अपने कमरे में आ गए। सुबह नाश्ता करते ही हम हथियारों समेत घात लगाने की जगह की तरफ बढ़ गए। हमने अब्दुल रशीद के घर से पहले तो कबील खान की हवेली का रुख किया, क्योंकि वहीं हवेली के साथ बने हुए एक खुले अहाते में उसकी काले रंग की डबल केबिन खड़ी होती थी। हम पहले भी उस गाड़ी को देख चुके थे, लेकिन आज मजीद एक नजर डालकर पहचान यकीनी हो गई थी। खाइस्ता गुल के बारे में हमें यही मालूम करना था कि वो 10-11 बजे के बाद
क्या अंगूर अड्डे की तरफ रवाना होता था। हमने जो जगह मुंतखब की थी अलाम खेल गांव से वहां तक पैदल तकरीबन 2 घंटे लग जाते थे। एक नजर काली डबल केबिन का जायजा लेकर हम गांव से बाहर निकल गए। जाते हुए हमने मगरिब की तरफ मौजूद पहाड़ी का रुख किया और फिर पहाड़ी के दामन से मतलूबा मकाम तक इस तरह गए कि किसी को हमारे उस जानिब जाने के बारे में पता न चले। इस मकसद के लिए हम सड़क से हटकर चलते रहे। इसी वजह से हमें 2 घंटों से ज्यादा वक्त लग गया था। वहां पहुंचते ही घड़ी देखी तो 10 बजने को थे। अगर खाइस्ता गुल 10 बजे भी घर से निकलता तब भी उसे वहां तक आधा घंटा तो लग जाना था, जबकि हमारी तैयारी के लिए 10-15 मिनट से ज्यादा वक्त दरकार नहीं था। हमने घात के लिए जो जगह मुंतखब की थी वहां एक खतरनाक मोड़ मौजूद था, इसलिए गाड़ी की रफ्तार बगैर किसी शक के वहां बिल्कुल आहिस्ता होनी थी। अपने लिए मैंने रोड की दाईं जानिब मौजूद एक टिकरी पसंद की थी जहां से उस मोड़ का फासला 100 गज से ज्यादा नहीं था। सरदार बाएं तरफ की ढलान पर मौजूद था। उसका भी मोड़ से फासला तकरीबन मेरे जितना ही बनता था। मेरा काम गाड़ी के टायर को निशाना बनाना था, उसके बाद वो तीनों हमारे निशाने पर होते। हमने रोड की दोनों जानिब मोर्चा संभाला हुआ था, इसलिए उनके भागने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। राब्ते के लिए हमारे पास आई कॉम मौजूद था। बाकी खाइस्ता गुल के बारे में यही मालूम होता था कि गाड़ी वो खुद ही ड्राइव करता था और 2 मुहाफिज गाड़ी के बॉडी में बैठे होते थे, इसलिए खाइस्ता गुल को पहचानना हमारे लिए मुश्किल नहीं था। यूं भी हम अब्दुल हक से मुफस्सिल तौर पर उसका हुलिया मालूम कर चुके थे। खाइस्ता गुल की काली डबल केबिन करीबन 11 बजे नमूदार हुई थी, लेकिन उसके हमरा 2 और गाड़ियां देखकर हमें अपना मंसूबा चौपट होता नजर आया। तीनों गाड़ियां बड़े आराम से वहां से गुजर गईं। खाइस्ता गुल की डबल केबिन सबसे आगे थी और उसमें जेड गुल के कहने के मुताबिक उसके अलावा 2 ही आदमी थे जो डबल केबिन की बॉडी में बैठे हुए थे। उसके पीछे भी 2 डबल केबिन ही थी और दोनों गाड़ियों में कम से कम 10-10 अफराद जरूर मौजूद थे। इन गाड़ियों के गुजरते ही सरदार अपनी जगह छोड़कर मेरी तरफ चल पड़ा। मेरे करीब बैठकर भी उसने मेरी तरह चट्टान नुमा पत्थर से टेक लगा ली। मेरा ख्याल है वापस चलते हैं। मैंने नफी में सर हिलाया। वापस किस लिए? थोड़ा इंतजार करो भैया, शायद वापसी पर वो अपने रोजमर्रा के मुताबिक फकत 2 मुहाफिजों के साथ ही लौटे। वो बोला जब वो यहाँ से गए 3 गाड़ियों में हैं तो अकेला कैसे लौटेगा? मैंने कहा जरूरी तो नहीं कि बाकी 2 गाड़ियां वापस भी लौटें। हो सकता है उन्होंने भी अंगूर अड्डे जाना हो और यहाँ से जाते हुए बस इत्तेफाकी तौर पर इकट्ठे हो गए हों। उसने कहा चलो देख लेते हैं। थोड़ा आगे को खिसक कर वो लंबा लेट गया। सड़क की जानिब से हम आड़ में थे। अपने साथ हम सफरी थैले नहीं ला सके थे, वरना वक्त गुजारी के लिए चाय जरूर बनाते। रात की भरपूर नींद के बाद उस वक्त सोने की हाजत भी मालूम नहीं हो रही थी, वरना 2-3 घंटे सो ही जाते। हम बस सर के नीचे पत्थर रख कर लेट गए। सरदार के पास लीजोना का खुशगवार तस्करा मौजूद था और वो अमेरिका में लीजोना की मैयत में बीते खूबसूरत लम्हों को दोहराता रहा। अमेरिका में मैं भी किसी की नजर का मरकज रहा था, मगर उसकी मोहब्बत फकत अपने मकसद के हुसूल की खातिर थी। कैप्टन जेनिफर हिंसले जो हजारों नहीं लाखों में एक थी। लीजोना का मासूमाना चेहरा भी उसके सामने मांद पड़ जाता था। मैं उसके साथ गुजारे लम्हों को याद करने लगा। सरदार की बातें बस मेरे कानों तक ही रसाई पा रही थी। मेरे दिमाग में जेनिफर के ख्यालात घूम रहे थे और अजीब बात यह है कि जब कभी मैं उसके बारे में सोचता मैं किसी मंतकी नतीजे तक न पहुंच पाता। वो पहले ही दिन मेरी जानिब मुतवज्जह हो गई थी और फिर मेरी एक बात पर खफा होकर वो मुझसे चंद दिन खिंची खिंची रही, लेकिन इस दौरान भी उसका रवैया किसी रूठी हुई महबूबा का रहा। मुझे जलाने के लिए हिंदू स्नाइपर्स के साथ घूमना, मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए ऊट पटांग हरकतें करना और फिर सुलह करने के लिए उसने खुद ही मेरी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया था। लेकिन उसका दोबारा मेरी तरफ मुतवज्जह होना किसी की हिदायत के मरहून मिन्नत था, क्योंकि उसके बाद वो मुझे रात के खाने पर ले जाकर एक गैर कानूनी काम पर मजबूर करने लगी। क्या वो मतलब परस्त और खुदगर्ज थी? ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब मेरे दिमाग ने हमेशा इस बात में दिया था, लेकिन दिल हमेशा इस बात की मुखालफत करता रहा। सरदार ने मेरी गायब दिमागी महसूस कर ली थी। तुम मेरी बातें नहीं सुन रहे? मैंने बेजारी से कहा, यार तुम्हारी ये बातें मैं 100 मरतबा सुन चुका हूँ। वो बोला कोई बात नहीं, 1 मरतबा और सुन लो। बेपरवाही से कहते हुए उसने अपनी बात जारी रखी। वो कह रहा था कि उसने कॉफी का मग मेरी जानिब बढ़ाया। मग लेते हुए मैं उसकी जानिब देख रहा था और वो मेरी तरफ, इसलिए मेरे मग थामने से पहले ही उसने मग छोड़ दिया। गर्म कॉफी के छींटे मेरी पैंट और जुराबों को दागदार कर गए। हम दोनों हंस पड़े और फिर हमने एक ही मग से कॉफी पी। एक घूंट वो भरती और एक मैं। कता कलामी करते हुए मैं पूरी बात दोहरा दी। वो बिगड़ते हुए बोला, दोबारा कता कलामी की तो खाइस्ता गुल से पहले तुम्हारा नंबर आएगा। तो मैं कह रहा था कि उसने कॉफी का मग मेरी तरफ बढ़ाया और मैं खामोशी से उसकी जबानी वही बातें सुनने लगा जो इससे पहले मैं कई मरतबा सुन चुका था। 2 बजे के करीब मैंने सरदार को दोबारा अपनी जगह लौटने का कहा। जब वो चनारे और लीजोना के मिजाज और आदत में मौजूद मुमासलत को उजागर करने की तगोदौ में मसरूफ था। उसने कहा, ठीक है, बाकी बातें दोबारा मिलने पर होंगी। गोया मैं उसकी बातें सुनने के लिए मरा जा रहा था।
मैं भी उल्टा लेटकर अंगोर अड्डे से आने वाले रास्ते को दूरबीन में देखने लगा। उम्दा और आला दूरबीन के बावजूद मैं ज्यादा दूर तक नहीं देख सकता था कि ऊंची नीची पहाड़ियां दिखाव को महदूद कर रही थी। 4 बजने में चंद ही मिनट रहते थे जब मुझे खाइस्ता गुल की काली डबल केबिन पहाड़ियों के दरमियान से नमूदार होती दिखाई दी। अकेली डबल केबिन ने मेरे दिल की धड़कन तेज कर दी थी। मैं चौकन्ना हो गया। अगले 10 मिनट में वो उस मोड़ के करीब हो गई थी जहां हम मौत के फरिश्ते के रूप में उनके लिए काफी देर से बैठे हुए थे। गो हम में 2-3 दिन तक भूखे प्यास से एक महदूद जगह में छुपकर बैठने की सलाहियत मौजूद थी। इसके बावजूद इंतजार इंसान को कोफ्त में मुब्तला कर देता है। और फिर मेरी शहादत की उंगली ने ट्रिगर दबाकर इस इंतजार का इख्तिताम किया। हरकती हदफ को निशाना बनाना बहुत मुश्किल और दुश्वार गुजार है, लेकिन जब आदमी को लीड लेने का तरीका मालूम हो और उसने उसकी काफी मश्क भी कर रखी हो तो फिर ये दुश्वार गुजार काम रोजमर्रा जैसा ही लगता है। गाड़ी की रफ्तार मोड़ की वजह से यूं भी आहिस्ता हो गई थी, इसलिए ड्राइवर को गाड़ी संभालने में कोई दुश्वारी नहीं हुई थी। अलबत्ता टायर के धमाके से पहले ड्रैगनऑफ के फायर की आवाज ने उन्हें चौंका दिया था। बॉडी में बैठे दोनों मुहाफिजों ने हड़बड़ाते हुए अपने हथियार संभाले, मगर उनके नीचे उतरने से पहले एक सर से ड्रैगनऑफ की गोली पार हो चुकी थी। दूसरे ने जल्दी जल्दी क्लैशनकोफ कॉक की, लेकिन फायर करने की हसरत उसके दिल में ही रही। वो अकबी पायदान की तरफ कदम बढ़ा चुका था। सर में लगने वाली गोली ने उसे मुंह के बल गिरा दिया। चूंकि गिरते वक्त उसका बालाई धड़ गाड़ी के टेल बोर्ड से ऊपर गुजर गया था, इसलिए वो सर के बल नीचे गिरा। खाइस्ता गुल को बाहर निकलने का मौका मिल गया था। चूंकि उसके और मेरे दरमियान डबल केबिन हाइल थी, इसलिए वो मेरी रेंज से दूर था और इसी वजह से मैंने मुखालिफ जानिब सरदार को बिठाया हुआ था। खाइस्ता गुल ने गाड़ी की आड़ लेकर मेरी जानिब अंदाजे से फायर किया, लेकिन पहले ब्रस्ट के बाद सरदार ने उसे दूसरी मर्तबा ट्रिगर दबाने का मौका नहीं दिया था। सरदार की फायर की हुई गोली उसे नामालूम कहां लगी थी, लेकिन उसके बाद मुझे टेलीस्कोप साइट में खाइस्ता गुल के उठे हुए हाथ नजर आए। सरदार पत्थर के पीछे से निकलकर तेजी से नीचे आने लगा। उसकी गाड़ी के करीब पहुंचने तक मैं खुद अपनी जगह से न हिला। यूं ही वो गाड़ी से चंद कदम के फासले पर पहुंचा, मैं भी अपनी जगह से उठकर करीबन भागते हुए उसकी तरफ जाने लगा। मेरे करीब पहुंचते ही सरदार उसकी जख्मी टांग पर उसी का मफलर लपेट चुका था। एक नजर डालकर ही मैंने अब्दुल हक के बताए हुए हुलिये की तस्दीक कर ली। मैंने फौरन टेल बोर्ड के साथ गिरी हुई लाश को उठाकर गाड़ी की बॉडी में फेंका और बॉडी में पड़ा फालतू टायर निकालकर खाइस्ता गुल से पूछा, टायर तब्दील करने के औजार कहाँ हैं? दर्द से कराहते हुए उसने अकबी नशिस्त की तरफ इशारा किया। मैं फौरन वो सामान निकालकर टायर तब्दील करने लगा। इस दौरान सरदार खाइस्ता गुल पर नजर रखने के साथ अतराफ का भी जायजा लेता रहा। टायर तब्दील करने में मुझे 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगे थे। इस दौरान खाइस्ता गुल ने 1-2 बार सरदार को सफाई देने की कोशिश की, मगर सरदार ने गुस्सीले लहजे में कहा, अगर इसके बाद तुम्हारे मुंह से बात निकली तो बदले में क्लैशनकोफ की मजल से भी गोली निकलेगी, और वो लगती कहाँ है इस बारे में मुझे नहीं मालूम। उसके बाद टायर के तब्दील होने तक मैंने खाइस्ता गुल की आवाज नहीं सुनी थी। टायर तब्दील करते ही मैं ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। हमारा रास्ते के बीचों बीच ठहरना गो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन वहाँ करीब में कोई ऐसी जगह मौजूद नहीं थी जहाँ खाइस्ता गुल से पूछगिछ कर सकते। इसके अलावा वहाँ ट्रैफिक भी इतनी नहीं चलती थी कि हमें ज्यादा तरद्दुद करने की जरूरत पड़ती। दिन भर में चंद गाड़ियां ही नजर पड़ जाती थी, लेकिन इसके बावजूद रास्ता तो रास्ता था। मेरे स्टीयरिंग पर बैठते ही सरदार भी खाइस्ता गुल की क्लैशनकोफ को फ्रंट सीट पर फेंक कर खुद उसके साथ अकबी जानिब घुस गया। हमें रवाना होते देख कर उसने एक बार फिर सफाई पेश करने की कोशिश की। मेरा यकीन करें भाई साहब, मुशीर ज़रवली खान को गलत फहमी हुई है। उसका माल सरदार कबील खान ने नहीं लूटा। इस मर्तबा सरदार ने ना तो उसे टोका और ना ही उसकी गलत फहमी दूर करने की कोशिश की। तुम्हें कैसे पता ये कबील खान का काम नहीं? वो बोला, आप जानते ही होंगे कि सरदार कबील खान का कोई काम मुझसे छुपा नहीं है। मैंने पूछा, तो फिर ये किसका काम है? मुशीर ज़रवली खान को तो अपना माल वापस चाहिए। खाइस्ता गुल ने आहिस्ता आहिस्ता कराहते हुए सफाई देने की कोशिश की। मुझे तो बादशाह खान महसूद पर शक है, वो इसी तरह के काम करता रहता है। इस दौरान मैंने मोड़ काट कर डबल केबिन रास्ते से नीचे उतार कर नाले में कर ली थी और फिर उसी तरह नाले के अंदर ही गाड़ी को ले जाते हुए किसी मुनासिब जगह की तलाश में नजरें घुमाने लगा। मेरा रुख उस वक्त अलाम खेल से मुखालिफ जानिब था। जल्द ही मुझे शर्की जानिब से एक नाला उस नाले में शामिल होता नजर आया। मैं नाले की मगरिबी समत में था और उस वक्त जुनूब मगरिब की तरफ रवाना था। गाड़ी को नाले के छोटे पानी से गुजार कर मैं मशरकी नाले में घुस गया। उन दोनों की गुफ्तगू जारी थी। सरदार बोला, बेशक बादशाह खान महसूद इस तरह के काम करता रहता है, लेकिन उससे मुशीर ज़रवली की बात हो चुकी है। वो वाज़े इनकार कर रहा है, बल्कि हर किस्म का एतबार देने के लिए तैयार है। वो कराहते हुए बोला, मैं हतमी तौर पर तो नहीं कह सकता कि ये किसका काम है, अलबत्ता सरदार कबील खान की तरफ से मैं हर जमानत देने को तैयार हूँ। सरदार इतने छोटे काम के लिए अपनी साख और इज्जत को दाव पर नहीं लगाता। वक्त गुजरने के साथ साथ उसकी दर्द में इजाफा होता जा रहा था। सरदार ने तीखे लहजे में पूछा, तो तुम्हारी नजर में ये छोटा काम है? वो बोला, देखे भाई, मुझे तो यही मालूम हुआ है कि 20-25 क्लैशनकोफें, 3-4 हजार क्लैशनकोफ की गोलियां और थोड़ा सा हाई एक्सप्लोसिव बारूद था।
اب आप खुद इंसाफ करें कि क्या सरदार कबील खान उसके लिए मुशीर जरवली खान से दुश्मनी का बीज बो सकता है। सरदार ने फौरन पूछा, तुम्हें ये तफसील कहाँ से मालूम हुई? वो बोले, हम सोए हुए तो नहीं है भाईजान, यूं भी इस तरह की बातें कहाँ छुपी रह सकती हैं। मैंने गाड़ी दरख्तों के एक झुंड की तरफ मोड़ दी थी। यूं भी उस इलाके में नालों, दरख्तों और पहाड़ों की बहुतात है। दरख्त भी ऐसे जो सदाबहार हैं, सारा साल सरसब्ज रहते हैं। गाड़ी रोककर मैं बाहर निकला और पहली बार जबान खोलते हुए खायस्ता गुल को मुखातिब हुआ। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें कबील खान की हर छोटी बड़ी बात के बारे में मालूम है। अपने खुश्क होंठों पर जबान फेरते हुए उसने इस बात में सर हिलाया। बिल्कुल कहकर मैंने सरदार को उसे बाहर निकालने का इशारा किया। वो दोनों हाथ अपनी मजरूब टांग पर रखे बैठा था। सरदार ने दरवाजा खोलकर उसे बाजू से पकड़ा और बेरहमी से बाहर घसीट लिया। क्या कर रहे हैं आप? तकलीफ की शिद्दत से उसका चेहरा मस्ख होने लगा था। नीचे गिरते हुए उसकी टांग में यकीनन गजब का दर्द उठा होगा, तभी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं उसके साथ उकड़ू बैठ गया। अब जरवली के जिक्र को भाड़ में डालकर हम काम की बात कर लें। होंठ भींचते हुए उसने टांग में उठने वाले शदीद दर्द को बर्दाश्त करने की कोशिश की, मगर हमारे दिल में उसके लिए रहम की कोई रमक मौजूद नहीं थी। वो वतन के दुश्मनों का आलायकार होने के साथ मासूम लोगों के कत्ल में भी मुलव्विस था। ऐसे लोग किसी रहम और हमदर्दी के हकदार नहीं होते। यही वजह थी कि ऐसों को मारते वक्त मेरी ट्रिगर को दबाने वाली उंगली कभी नहीं कांपी थी। मैं सरदार की तरफ मुतवज्जे हुआ। वैसे खान साहब, तुम्हारा क्या ख्याल है? अगर मैं इसके जख्म पर जोरदार मुक्का रसीद करूं तो क्या ये बर्दाश्त कर लेगा? सरदार ने इस बात में सर हिलाते हुए कहा, क्यों नहीं, जवान आदमी है, इसे मुक्कों और लातों की क्या परवाह। मैंने मुंह बनाते हुए कहा, मुझे तो यकीन नहीं। सरदार ने मुझे दावत दी, चलो मारकर अपना शक दूर कर लो। वो मिन्नत भरे लहजे में हकलाया, खुदा के लिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कहा, अगर तकलीफ हो रही है और तुम मजीद तकलीफ से बचना चाहते हो तो हाय वाय को छोड़ो और मेरे चंद सवालों के जवाब दो, शायद हमारी एक और गोली जाया होने से बच जाए। वो बोला, मैं कसम खाता हूँ कि मुशीर जरवली। मैंने कहा, भाड़ में गया तुम्हारा मुशीर जरवली, तुम्हारी सुई फिर उसी जरवली पर आन टिकी है। वो हकलाते हुए पूछने लगा, तो तुम? और उसके होंठों से मुशीर जरवली के अल्फाज निकलते ही मैंने हल्का सा मुक्का उसके जख्म पर जड़ दिया। वो तड़प उठा। मैंने कहा, अब अगर तुम्हारे मुंह से किसी मुशिर वशिर का नाम निकला तो अगला मुक्का इतना आहिस्ता नहीं मारूंगा। मैंने सख्त अल्फाज में उसे तंबीह की। इस मर्तबा वो चेहरे पर अजियत भरे तासुरात सजाए कोई जवाब दिए बगैर खामोश रहा। अब ये बताओ कि कबील खान से कहाँ मुलाकात हो सकेगी? मैंने सवालों की इब्तदा की। वो बोला, आपको सरदार से क्या काम है? इस मर्तबा मैंने उसकी मजरूब टांग पर पहले से भी ज्यादा जोर से मुक्का जड़ दिया। हाय मर गया। उसके मुंह से जोरदार चीख खारिज हुई। खुदा के वास्ते मेरी टांग में बहुत तकलीफ हो रही है। मैंने कहा, खायस्ता गुल, ये आखिरी तंबीह है, इसके बाद जो पूछा जाए उसका जवाब दो। क्यों, क्या, कैसे को छोड़ो, बस मेरे सवालों के जवाब दो, वरना पुछगिछ छोड़कर मुझे तुम्हारा दिमाग जगह पर लाना पड़ेगा। समझ में आ गई मेरी बात? मुंह से कुछ कहे बगैर उसने इस बात में सर हिलाया। मैंने कहा, तो जो पूछा है उसके बारे में फूटो। वो जल्दी से बोला, सरदार इस वक्त अंगूर अड्डे में अपने खास ठिकाने पर है, शायद 2-3 दिन मजीद वहीं रहेगा। मैंने ठोस लहजे में उसे धमकी दी, एक और बात भी याद रखना खायस्ता गुल, हम तुम्हें उस वक्त आजाद करेंगे जब तुम्हारी बातों की तस्दीक हो जाएगी। इसलिए अगर गलत बयानी का इरादा है तो अभी उसे जहन से निकाल दो। अगर गलत बयानी की, मैंने फिक्रा अधूरा छोड़ दिया कि उसे भी मालूम था कि एक बेबस आदमी के साथ क्या कुछ हो सकता है। वो गिड़गिड़ाया, मैं गलत बयानी नहीं करूंगा। मैंने कहा, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। फिर पूछा, अब उस खास अड्डे का महले वकू बता दो। वो बोला, अंगूर अड्डे से जुनूब मशरिक की जानिब सड़क पर करीबन 8 किलोमीटर के बाद एक छोटी सी आबादी खड़कले आती है। खड़कले से मशरिक की जानिब एक कच्ची सड़क जाती है जिसकी तवालत 5 किलोमीटर है। रास्ते में एक नाला और एक छोटी पहाड़ी भी आती है। सड़क के इख्तिताम पर एक जंगल है। वहाँ सरदार की एक बड़ी हवेली मौजूद है। आम दिनों में वहाँ 2-3 मुहाफिज मौजूद रहते हैं, लेकिन जब सरदार वहाँ पर मौजूद होता है तब मुहाफिजों की तादाद किसी भी तरह 15-20 अफराद से कम नहीं होती। मैंने अगला सवाल किया, तो कबील खान वहाँ क्या काम करता है? वो बोला, वहाँ वो अपने कारोबारी दोस्तों के साथ शुगल मेले के लिए इकट्ठा होता है। मैंने कहा, मतलब शराब, गाना बजाना वगैरह? मेरी बात पर वो शर्मिंदगी जाहिर किए हुए बोला, ये सरदारों के शौक हैं भाई साहब। मैंने फिर पूछा, तो वो वहाँ से कब तक लौटेगा? उसने कहा, यकीनी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनका इरादा वहाँ से सीधा अफगानिस्तान जाने का था। अब ये नहीं मालूम कि वो वहाँ कितना अरसा रहेंगे। मैंने कहा, अगर उसे तुम्हारे गायब होने की बाबत मालूम हो जाए तब भी वो नहीं लौटेगा। वो बोला, उसने कौन सा खुद मेरी तलाश में भटकना है, उसके पास इतना बड़ा लश्कर मौजूद है। वो अपने आदमियों को अंगूर अड्डे से भी हुक्म सादिर कर सकता है और अफगानिस्तान से भी। उसके लिए उसे अलाम खेल आने की जरूरत नहीं। मैंने कहा, अब जरा इस बात पर रोशनी डालो कि उस खास अड्डे की बनावट क्या है। वो उस वसी और पुख्ता हवेली के बारे में तफसील से बताने लगा। वो हवेली चलगोजों के जंगल में वाक़ थी और वो जंगल कबील खान की ही मिल्कियत था। हवेली का अकबी हिस्सा पहाड़ी के साथ जुड़ा था। सामने मजबूत लकड़ी का एक बड़ा गेट था जो मशरिकी जानिब पड़ता था।
दीवारों की ऊंचाई 10-11 फुट थी। हवेली के सामने वाली दीवार जहां शुमाली और जुनूबी समत की दीवार से मिल रही थी, वहां 2 मोर्चे इस तरह बने हुए थे कि उनकी चारों दीवारों में फायरिंग करने के लिए होल मौजूद थे। उसने काफी तफसील से हवेली का नक्शा खींचा था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें।